बाकी उम्र हुजूर के साए में बिसर करना चाहता हूँ। लिहाजा अगर हुक्म हो तो फलां जंगल में एक शहर आबाद करके नाम इसका शाह आबाद रखा। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, आज से तो मेरी फर्जंदी में दाखिल है, जहाँ चाहे वहाँ रह, जो चाहे सो कर। हसन बानो ने आदाब बजा कर कहा कि खुदाविंद अगर गुलाम को शहजादों में शुमार किया है तो किसी उम्दा खिताब से भी सरफराज फरमाइए। मेरा नाम बहराम है, जो इस लायक नहीं। जहां पना ने इस बात को पसंद किया और उसका नाम उमारूशा रखा और हर एक कारकुन को हुक्म दिया कि इस शहर को आबाद करने में मशगूल हो जाए। हसन बानो महीने में 2-3 बार बादशाह को सलाम करने आती रहती थी। 2 बरस के बाद एक अजीम शहर आबाद किया, नाम उसका शाह आबाद रखा। एक दिन बादशाह को सलाम करने जो आई तो बादशाह इस वक्त इस दरवेश बुजुर्ग सूरत मगर शैतान सीरत के यहाँ जाना चाहते थे। हसन बानो को देखकर कहने लगे कि फर्जंद, आज हम तुम दोनों इस बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर होंगे। गरज हसन बानो बादशाह के साथ इस फकीर के घर गई और बादशाह इस शैतान के आगे उसकी तारीफ करने लगा। हसन बानो अब मारूशा के नाम से मशहूर थी, सर झुकाकर तारीफें सुनती रही। जब रुखसत होने लगे तो मारूशा ने इस फकीर से कहा कि अगर पीरो मुर्शिद इस कमतरीन के घर में कदम रंजा फरमाए तो ऐ नवाजिश हो। इस शैतान सीरत ने आने का वदा कर लिया। मारूशा ने फिर बादशाह से कहा कि मेरी हवेली दूर है, लिहाजा अगर बरज़ख सौदागर की खाली हवेली 2-4 रोज के लिए इनायत करें तो गुलाम इस वली की दावत वही करे। बादशाह ने कहा, ए मारूशा, वो हवेली हमने तुमको बख्शी। हवेली मरम्मत तलब थी, लिहाजा इसको दुरुस्त किया गया और निहायत कीमती सामान से आरास्ता किया गया। मारूशा फिर बादशाह के पास गया और बोला, जहां पना इरादा है कि चंद रोज बरज़ख सौदागर की हवेली में रहूं, सलाम को भी रोज हाजिर हुआ करूं, लेकिन कल अपने पीरो मुर्शिद की तवाज़ो करूं। बादशाह ने फरमाया, बहुत बेहतर। बादशाह से रुखसत होकर हसन बानो ने एक आदमी से कहा कि तू जाकर इस फकीर से ये अर्ज कर कि कल अगर तशरीफ ले आए तो बड़ा करम हो। फकीर ने दावत कबूल कर ली और सुबह को फकीरों को साथ लिए सोने की ईंटों पर पाँव रखता हुआ चला। शहजादे ने इसको मसनद शाहाना पर बिठाया, जरूर जवाहर के खान पेश किए, मगर फकीर ने कबूल न किए। फिर कई खान मेवे के मंगवाए और एक दस्तरखान जर मुफ्त का पिचवावा और हाथ धुलाकर अर्ज की के पीरू मुर्शिद कुछ नोश फरमाए। यह सुनकर उसने हाथ बढ़ाया मगर 2-4 लुकमे खाकर कहा कि बस, फकीरों को पेट भरकर खाना अच्छा नहीं। इबादत न कर सकी, मगर फकीर अपने दिल में कहता था कि सब असबाब अपना ही है। फिर एक मुरस्सा रुखसत हुआ, हफरदान पानदान आगे लाकर रखा, उसमें इत्र मिला और घड़ी 2 घड़ी के बाद फकीर अपने घर आकर चोरों से कहने लगा कि आज ही रात तमाम असबाब चराकर अपने घर ले आए। जब रात हो गई तो उसने चोरों के कपड़े पहने और इन्हीं चालीसों को लेकर इस हवेली की तरफ चला। मारूशा ने तमाम असबाब इसी तरह रहने दिया था और अपने आदमियों को कह दिया था कि मुस्तैद बैठे रही और एक रुका शहर के कोतवाल को लिख भेजा कि आज की रात डाका पड़ने की खबर है। तुम कुछ आदमियों को लेकर जल्द आओ और कोने में छुपे घात में रहो। जिस वक्त हवेली से शोर गुल की आवाज बुलंद हो इसी घड़ी तुम आ जाना और चोरों को बांध लेता। चुनाचा को तौल 200 प्यादों के साथ हवेली के दाएं बाएं आकर बैठा रहा कि इतने में वो फकीर अपने उचक्कों के साथ हवेली में जा घुसा और असबाब लौटने लगा। हर एक ने गठरी बांध कर सर पर रखी। वो फकीर भी मुरस्सा ताउस को लेकर हवेली से बाहर निकला। प्यादे तो ताक में थे ही, अपनी अपनी जगह से कूदे और उनको बांधने लगे। फौरन सब की मशकें किसलें और गठरियां उनके गिले में डाल दे। इस कदर शोर गोल हुआ कि कोतवाल खुद चला आया। हसन बानवान दुश्मनों को गिरफ्तार देखकर निहायत खुश हुई। सुबह को बादशाह तख्त पर जलवा अफरोज हुए। वजीर अमीर हाथ बांध कर खड़े हो गए। इतने में कोतवाल उन सब को बांधे हुए पहुंचा और बोला, जहां पना रात बरज़ख सौदागर की हवेली में चोरी हुई, ये नमक खैर वहां पहुंचा और चोरों को मां जरो जवाहर के लिए आया हूँ। ये जाहिर सूरत आशना मालूम होते हैं। इतने में मारूशा भी आ गया। बादशाह ने इससे पूछा कि फर्जंद, रात तमेरी हाँ चूर आ गए? इसने कहा, जी हाँ, अगर कोतवाल वक्त पर न पहुंचता तो मैं मारा जाता। ये सुनकर बादशाह ने कहा कि चोरों को हमारे सामने लाओ। चूर लाए गए। बादशाह हंसा और बोला कि फर्जंद, ये तो हमारे अज़्क शाह साहिब मालूम होते, उन्हें और नजदीक लाओ। चुनाचा वो आगे आए और ये खूबी पहचाने गए। कोतवाल को हुक्म दिया कि उनकी तुशरियां और कमरे खोलो। जब तलाशी ली गई तो हर एक के पास से माल और कमंदे और फांसियां निकले। अज़्क की कमर से भी ताउस मुरस्सा और फांसियां निकले। बादशाह ने कहा कि उनको अभी सूली चढ़ाओ ताकि फिर कोई ऐसी दगाबाजी ना करे। बादशाह के ज़बान हिलाने की देर थी कि जल्लाद ने हर एक का काम तमाम किया। तब हसन बानो उठी और हाथ बांध कर बोली, जहां पना, ये लौंडी बरज़ख सौदागर की बेटी है।
हुजूर ने इस बेखया फकीर के वास्ते लौंडी को शहर बदर किया था। मेरे बाप का माल इसके घर में है, अगर उसको खुदवा दें तो झूठ सच जाहिर हो जाए। बादशाह पशेमान हुआ और हसन बानो की तारीफें करने लगा। जब फकीर का मकान खोदा तो बरज़ख सौदागर का तमाम माल निकला। हसन बानो ने वो सब बादशाह की नजर किया और बादशाह को अपने घर आने की दावत दी। बादशाह ने इसे कबूल किया। फिर वो रुखसत होकर अपने शहर आए। 2-3 दिन बाद बादशाह ने इस शहर की तरफ कूच किया। हसन बानो ने इसकी खूब खातिर की। कई खान ज़रो जवाहर के पेश किए। फिर बादशाह को वो 7 कुनवे ज़रो जवाहर से भरे हुए दिखलाए गए। हसन बानो ने बादशाह से कहा कि ये सब शाही ज़ाने में दाखिल करवा दीजिए। चुनांचा बादशाह ने वजीरों को हुक्म दे दिया, मगर जब उन्होंने चाहा कि अशरफियां निकाली तो वहीं पर वो ज़रो जवाहर सांप और बिच्छू की सूरत हो गए। ये लोग डर कर बादशाह के पास गए। बादशाह हैरान हुआ और हसन बानो पशेमान हुए। फिर बादशाह बोला, दुख्तर, ये मालो असबाब हक ताला ने तेरी ही किस्मत में लिखा है, दूसरा ना ले सकेगा। बादशाह रुखसत हुआ, थोड़े सिपाही हिफाजत के वास्ते छोड़ गया। हसन बानो ने इसी रोज एक आलीशान मुसाफिर खाना बनवाया। जो कोई इसके शहर में आता इसको जरूरत के मुताबिक खर्च देती। चंद ही दिनों में उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। रफ्ता रफ्ता ये खबर शहर खारजम में पहुंची। वहां का बादशाह लश्कर अजीम और मुल्क वसी रखता था। इसका एक बेटा मुनीर शामी 14-15 बरस का निहायत हुसैन था। इसमें भी हसन बानो की मौत और खूबसूरती का चर्चा न सुनते ही फरेफ्ता हो गया और एक मुसव्विर से कहा कि तो हसन बानो की एक तस्वीर बना ला। चुनांचा मुसव्विर वहां पहुंचा। हसन बानो के नौकर उसे हसन बानो के पास ले आए जैसा कि दस्तूर था। मुसव्विर ने नौकरी की दरख्वास्त की और कहा कि मैं तस्वीरें बनाता हूँ। हसन बानो ने उसे नौकर रख लिया। चंद दिनों के बाद जी में आई कि अपनी तस्वीर खिंचवाए और मुसव्विर का झूठ सच मालूम करे। लिहाजा एक दिन मुसव्विर से कहा कि ये मुसव्विर, मेरी तस्वीर बगैर देखे खींच। उसने कहा कि आप कोठे पर चढ़ी और एक लगन पानी भरकर जेर दीवार रखवा दे। मैं पानी में जरा सा अक्स देख लूं तो तस्वीर बनाऊं। चुनांचा इसी तरह से हसन बानो की तस्वीर तैयार हो गई। असल तस्वीर तो मुसव्विर ने अपने पास रखी और ऐसी वैसी हसन बानो के हवाले की। फिर वो मुनीर शामी के पास पहुंचा। हातिम उधर चला और मुनीर शामी के करीब पहुंचकर बोला, आए जवान, तुझ पर क्या मुसीबत पड़ी जो तेरी ये हालत है? उसने जवाब दिया, भाई क्या कहूँ, कौन है जो मेरा दर्द दिल ने और उसका इलाज करे? हातिम ने कहा, तो खातिर जमा रख और मुझसे कह, मैंने अल्लाह की राह में कमर बांधी है, तेरे भी काम आऊंगा। मुनीर शामी ने जो हमदर्दी की बातें सुने तो अपनी बगल से वो तस्वीर निकाली और हातिम को दिखलाकर पूछा, अब तू ही बता के बंदे के इसके क्यों कर जीऊं? हातिम तस्वीर देखकर हैरान रह गया। बोला, ना उम्मीद मत हो, जब तक तेरा दोस्त तुझसे नहीं मिलाऊंगा तब तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। गरज इसी तरह तसल्ली देकर उसे यमन ले गया। पोशाक बदलवाई, दावतें खिलाएं। 2-4 रोज बाद मुनीर शामी को उदास देखकर हातिम ने अपने अमीरों वजीरों को जमा किया और बोला, जिस तरह मेरे सामने मुसाफिरों को मकान, भूखों को खाना और नगों को कपड़ा मिलता है, इसी तरह से मेरे आने तक तुम्हारे। हातिम इस तरह समझा बुझा मुनीर शामी के साथ शाह आबाद की तरफ रवाना हो गया। जब ये वहां पहुंचे तो हसन बानो ने उन्हें बुलवाया और पर्दे की आड़ में बैठकर उनका हाल दरियाफ्त किया। हातिम ने मुनीर शामी की हालतजार की तरफ तवज्जो दिलाई। वो बोली, बंदा खुदा, मैं नामहरम के सामने क्यों करूं? हाँ, जो कोई ये 7 सवाल पूरे करेगा वही निकाह के बाद मुझे देख सकेगा। हातिम ने कहा कि वो कौन से सवाल हैं? अपनी जुबान शीरी से बयान करो। साथ इसके ये कौल भी दो कि अगर इन सवालों को पूरा करूं तो मैं जिसे चाहूं बख्श दूं। हसन बानो ने इस बात को मान लिया। फिर दस्तरखान बिछवा कर तरह तरह के खाने खुलवाए और रुखसत के वक्त ये कहा, खातिम, पहला सवाल ये है कि एक बार देखा है, दूसरी बार की ख्वाहिश है। इसकी खबर ला कि वो कौन है और कहाँ है और उसने ऐसा क्या देखा है कि दोबारा जिसके देखने की आरजू रखता है। पहले इस सवाल को पूरा कर फिर दूसरे सवाल की फिक्र करना। खातिम ने यह सुनकर मुनीर शामी को इसके सुपुर्द किया और कहा, ये मेरा भाई है, जब तक मैं ना आऊं इसको अपनी बंदगी में रखना और खातिरदारी किया करना। ये कहकर खातिम वहां से रुखसत हुआ और मुनीर शामी को मेहमान सरा में छोड़कर किसी तरफ चला गया।